कि ऐसा लगता है कि आपकी जो दोनों जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, आपके दरमियान एक इत्तेहाद हो गया है ऑन द इशू ऑफ कि चेयरमैन नैब को हटाया जाए और नैब को डिसफंक्शन कर दिया जाए। इसके अलावा कोई इत्तेहाद ही नहीं। इत्तेहाद इससे पहले NFC और 18th अमेंडमेंट पर भी है कि उसको हम टच नहीं करने देंगे। नैब के ऊपर हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये इदारा ख़त्म होना चाहिए और उसकी जगह दोनों ऐवान की जो इज्तमाही दानिश है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें एक एहतसाब का बेलाग इदारा, जिसमें जो उसके ऊपर इश्यूज उठे हैं। अच्छा, नया इदारा होना चाहिए। एक नया इदारा होना चाहिए। आप ये नहीं कहते कि होना नहीं चाहिए, आप कहते हैं नहीं, ये इदारा हमें एक नया इदारा होना। देखिए, एहतसाब की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ बड़े संजीदा इशूज़ उठते हैं वक्तन फ़क्तन, वहाँ एक इदारा होना चाहिए जो इस मामलात को चेक करे, चाहे वो FIA का एक ज़ेली इदारा हो जाए, लेकिन बहरहाल एक इदारा होना चाहिए जो उसको देखे। यहाँ हमारे पास नैब को बने हुए 21 साल हो गए, इट्स 21 ईयर्स ओल्ड, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लाया गया था। और जो मकबूल बाकर साहब की जजमेंट है आपके नाजरीन के लिए, उसके 4 मेजर पिलर्स हैं जिसके ऊपर वो खड़ी है। एक तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के केस की जो अपनी पर्टिकुलर मुज़मरात हैं उन्होंने उसका अहाता किया, जिसमें हमारा इंटरेस्ट एज अ पार्टी तो है, लेकिन जो अवाम और आपके नाजरीन का जो इंटरेस्ट है, उन्होंने 3 बातें मजीद। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक एक, उन्होंने नैब का जो कानून है उसकी जो वायरीज है, यानी उसकी आइन के साथ मुताबिकत को उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, किसी शख्स को आप जब तक उसके ऊपर साबित ना हो जाए कानून, उसको आप गिल्टी करार नहीं दे सकते। उसके अंदर जो पावर है चेयरमैन की अरेस्ट करने की, वो भी मुतसादम है कि आप किसी को लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 9 कहता है कि नहीं किसी की डिप्राइव कर सकते। तो एक तो ये एक पूरा सेट उन्होंने जस्टिस बाकर ने उसमें दिया। दूसरा जो है, उन्होंने इस जो नैब की जो कैपेसिटी है और जो उसका कॉन्डक्ट रहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चेयरमैन नैब को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ये मैं इस पर आ रहा हूँ बस। जैसे उन्होंने आप लोग इंटरप्रेट कर, हाँ, नैब की जो कैपेसिटी रही है, उसका जो कॉन्डक्ट रहा है कि मसलन अदालतों में वो सबूत नहीं पेश करते, एक साल लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, सबूत नहीं पेश करते, रेफरेंस नहीं ला सके। और चौथा जो पिलर है जिसकी जो वो ये था, जो जस्टिस बाकर ने वो बात खोल दी जो साबिक चीफ जस्टिस कोसा ने कही थी कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है ये इदारा, ये एक टूल है। और मेरा जो उसमें फेवरेट, अगर जो उसका कानून से ताल्लुक नहीं, उन्होंने कहा जी कि पिग्मीज आर नर्चर्ड। अच्छा, वो उसकी जो स्पिरिट है मकबूल बाकर साहब की, जस्टिस बाकर साहब की, जो ऑनरेबल जज साहब की जो जजमेंट की जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट के ऊपर आप लोग अपना पॉलिटिकल आर्गुमेंट खड़ा कर रहे हैं जी। देखिए, जो जस्टिस बाकर उनके साथ यही है ना, ये कर जो जस्टिस मियां खेल है, दोनों का एक कलेक्टिव डिसीजन। लेकिन 28 जुलाई 2017 का जो लैंडमार्क डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े पैनल ने दिया है, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, उसको तो आप लोग नहीं मानते, उसकी स्पिरिट को नहीं ना मानते आप जी। अगर आप किसी दिन उस पर प्रोग्राम करें तो मैं आपको, आपके नाज़रीन को खुलकर बताऊंगा कि वो पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन फैसलों में से एक है। Here is the problem, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे। नहीं, देखिए ना, इशू ये अगर आप आज सेलेक्टिव जजमेंट कर रहे हैं, सेलेक्टिव जजमेंट नहीं कर रहे। देखिए, वो अगर हम उस पर बात करनी है, वो नैब लॉ के तहत नहीं दिया गया था। वो फैसला आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि वो फैसला किसी भी करप्शन रिलेटेड इशू के ऊपर नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल का डिसीजन, एक बड़ा प्रोसेस हुआ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पैनल भी जो है वो किसी कानून के ताबे है, लेकिन वो लंबी कहानी है। अभी अगर हम नैब के ऊपर अगर आप फोकस करें, अगर आपने बात करें, मैं तो बड़ी खुशी से बात करूंगा, ये मेरा फेवरेट कॉमन आदमी है जो सुन रहा है इस वक्त, वो ये सोचता है जनवरी 2017 से एक प्रोसेस शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट का। पहले एक उसका नवंबर 2016 से शुरू होता है कि जब इस्लामाबाद पर हमला हुआ। मुझे चीफ जस्टिस, हमें फैक्ट पूरे रखने हैं। एक वो पिटीशन अगस्त, सुने एक प्रोसेस मुझे मुकम्मल करने, जजमेंट आया, प्रोसेस की बात इंटरिम सेटअप नहीं, मुझे प्रोसेस की बात करनी है। उस प्रोसेस सुने, प्रोसेस सही नहीं है, प्रोसेस सुने, प्रोसेस ये है, खत्म हो गया। देखिए, फैक्ट है, अगर मेरे फैक्ट्स गलत हों तो, और माशाल्लाह बड़े जूरिस्ट बैठे हैं, अगस्त 2016 में एक पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको फ्रिवलस, एग्जैक्ट लफ्ज फ्रिवलस कह के कोर्ट ने बाहर फेंक दिया कि हम इसको नहीं सुनेंगे। क्या हुआ? पीटीआई ने हमला किया इस्लामाबाद के ऊपर, अटक पुल के ऊपर एक बाकायदा घुमसान की जंग हुई,
और वो नवंबर 2016 से प्रोसेस शुरू हुआ। उस दौरान 2 चीफ जस्टिस चेंज हुए, एक पूरी लंबी कहानी हुई, लेकिन 7 महीने का या 8 महीने का प्रोसेस भी अगर किसी कानून पर बेस्ड ना हो, आरिफ नकवी को बेल मिली जी, तो ये लंदन में ही है जी, लंदन में 1 साल पहले उन्हें बेल मिली थी। अच्छा, आप ऑर्बिटर डिक्टेटर पे कुछ एक्सप्लेन करना मैं ऑर्बिटर डिक्टेटर पे ये एक्सप्लेन कि पाकिस्तान का कानून ले डाउन सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया हुआ है कि द ऑर्बिटर डिक्टा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। अच्छा जी, ये सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे चुका है कुछ अर्सा पहले। अच्छा, ये जो ये जो आसिफ सईद खोसा साहब ने मशहूर जुमला लिखा था मैरियो पुजो से निकाल के गॉडफादर का कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, वो किस में जाएगा? जी, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कि जो ऑर्बिटर डिक्टेटर जी, वो मोहम्मद नदीम कासमी है, वो ऑर्बिटर नहीं, ये साहिर लुधियानवी है। मैं दुरुस्त फरमा दूं आपको, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वो भी उतना ही ऑर्बिटर डिक्टा था और जम जाने की बात। हाँ, वही साहिर लुधियानवी। अच्छा, ये है, अगर सिसिलियन माफिया आपने 4 साल से उसका ड्रम बजाया है, तो फिर आपको जो कोर्ट किया है जॉन स्टुअर्ट मिल, वो भी कोर्ट करना फिर माना तो नहीं ना नीचे कोर्ट्स ने, बेल्स मिल गई, चीजें खत्म हो गई। सिसिलियन माफिया का ड्रम तो मीडिया ने बहुत बजाया, लेकिन नतीजा नहीं निकला कोई। हाँ, तो यहाँ आप लोग भी तो नतीजा निकालना चाह रहे हैं ना? नहीं, हमारा एक नतीजा है और नतीजा बात है। देखिए, कोर्ट ने चूंकि बेल एप्लीकेशन में ये एक दरखास्त थी जमानत की, इसमें वायरीज को यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की नैब लॉ को चैलेंज नहीं किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने उस पर बात नहीं की। कोर्ट ने यहां तक के जो अरेस्ट की बड़ी दुरुस्त बात की सेनेटर साहब ने, कोर्ट ने सेक्शन 24 जो अरेस्ट का सेक्शन है नैब लॉ में, उसको भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने इतनी डिटेल्ड अपनी रीजनिंग दी है कि हमारी नजर में ये आने वाले दिनों में मजीद ज्यूरिस्प्रूडेंस और नैब लॉ की वायरीज चैलेंज करने की बहुत बड़ी बुनियाद उन 87 सफ़ों में डेवलप की गई है। कि जो बात हम ये कहते थे कि भाई इस तरह आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को बगैर सबूत के, और सिर्फ देखें ना, ये सिर्फ साद रफी को सलमान रफी की बात नहीं, ये लें जरूर लें, लेकिन कमरुल इस्लाम को याद करें, मोहम्मद नवाज शरीफ को याद करें, शहबाज शरीफ के 133 दिन याद करें, हमजा शहबाज अभी तक बगैर रेफरेंस के, बगैर ट्रायल के 1 साल से अंदर है, उसके बाद मरियम नवाज को याद करें, उनकी बेल पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन दी थी। इसी तरह जो है हमारे सामने केस है शाहिद खान अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, एहसन इकबाल का, यहां एक पूरी लाइन है जिसकी, इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां इस कोर्ट में जो चौथा पिलर है इस जजमेंट का, कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग और ऑपोजिशन की सप्रेशन और रिप्रेशन के लिए कोर्ट ने वन साइड ऑफ द डिवाइड का जिक्र किया है, तो उसको इस्तेमाल किए गए। ये सारे इशूज ऐसे हैं जिनकी ये अब मुस्तकबिल में आने वाले एक बेहतर नैब की बुनियाद रखी गई। अच्छा सर, जिस तरह वो कहते हैं, डॉन अखबार जो है अंग्रेजी का बड़ा अखबार, रहमान साहब कहते हैं ना, खोदा पहाड़, वो हुकूमत का एलाय नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत बड़ी नाला है डॉन से, लेकिन डॉन ने अपने आज का जो इदारिया लिखा है उसमें ये लिखा है कि पीपीपी पीएमएल इकट्ठे हो रहे हैं, चले ठीक है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ होने के अलावा इनके पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, इन्होंने कोई सोचा हुआ नहीं है। उम्मीद थी प्रोग्राम के आगाज में कॉमन एजेंडा है एनएफसी को बचाना, कॉमन एजेंडा है 18वीं तरमीम को बचाना, कॉमन एजेंडा है इस हुकूमत के जो काले कानून एक नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेंडमेंट जो एंटी टेररिज्म एक्ट में, उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए हम इकट्ठे हैं। कि ये जो ड्रकोनियन लॉज हैं, ये जो एंडलेस डिटेंशन हैं, इस पे तो अपने को स्टेटमेंट इकट्ठे होकर इशू नहीं किया, एलामिया तो नहीं इशू किया। नहीं, हम मुस्तकिल गवर्नमेंट के साथ और खुद भी इकट्ठे हैं और इस अमेंडमेंट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आप 18th अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट नहीं होने देंगे। हम 18th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट नहीं होने देंगे, हम सूबों एनएफसी अवार्ड को सूबों के वसाइल कम नहीं होने देंगे, हम इस हुकूमत को काले कवानीन जो पाकिस्तान की मनाया जा सकता है, मेरे ख्याल होने देंगे, आईनी आजादी, अगर हम ठीक तरह से उनको हैंडल करें होने देंगे। जी, वो हैंडल आपने कर लिया ना, आपने शाहिद खान अब्बासी को 7 महीने, जिस तरह वो 7 महीने हुकूमत खाने में फेंक लिया ना आपने, शहबाज शरीफ को 133 दिन हुकूमत खाने में फेंक लिया आपने, मिफ्ता इस्माइल को 8 एनएफसी से हैंडल कर रहे हैं ना, हैंडल, दैट्स व्हाट कॉल्ड हैंडलिंग। वो हैंडलिंग जिस तरह दूसरी बात ये है जिस तरह हम थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर असूलों पर खड़े हैं, हम असूलों पर खड़े हैं, जहां हमारे देखें जाती हम दोनों के हजार इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी असूल पर खड़े हो गए कि एनएफसी पे हमने नहीं चेंज होने देना, आज हमने उसके ऊपर अल्लाह के करम से कामयाबी भी हासिल की है,
खिलाफ बयान देते हैं। अदालत में हमने अल्लाह के करम से आज कामयाबी हासिल किया कि हुकूमत को मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपना जो 12 मई का नोटिफिकेशन था नेशनल फाइनेंस कमीशन को जो कायम किया था उन्होंने वापस ले लिया, उनको नया बनाना पड़ गया, उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस चेंज करने पड़ गए। तो ऐसे मामलात में हम इकट्ठे हैं, हमारे जो दूसरों के बारे में जाती जो भी इख्तलाफात हों या व्यूज़ हों वो अपनी जगह पर, लेकिन असल इशू तो यही है कि यहां जब नैब का, मैं फिर यह कहूंगा कि सेनेटर साहब 16 महीने साद रफीक और सलमान रफीक के वापस नहीं कर सकते, जब कोर्ट ने अब सराहत से लिखा है कि कोई चीज ही नहीं थी, कोई सबूत ही नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था।